शुरुआत करते हैं आज के इस खास डीप डाइव की। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान के पिछले सालों के पेपर्स का एक बहुत गहरा विश्लेषण, खासकर उन छात्रों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जून 2025 और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज के हमारे स्रोत बहुत ही प्रामाणिक हैं। हमने सीधे 54 से ज्यादा डिकोड किए गए प्रश्नों, कॉन्सेप्ट बूस्टर और परीक्षा की रणनीतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सही कहा आपने। और मतलब अब विज्ञान में वो सीधे सीधे रटने वाले सवाल नहीं आते। एकदम सही। परीक्षा का स्तर अब सतह से बहुत नीचे चला गया है। अब विज्ञान के क्यों और कैसे वाले कॉन्सेप्ट्स को समझना ही एकमात्र रास्ता बच गया है। जी, और इसीलिए श्रोताओं को बता दें कि आज का ये पूरा सेशन एक मिनी क्विज या कहें कि मॉक टेस्ट के रूप में आगे बढ़ेगा। हर प्रश्न के बाद सोचने के लिए थोड़ा समय भी मिलेगा। ये प्रारूप असल में रटने की आदत को तोड़कर वैज्ञानिक सिद्धांतों की तह तक जाने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और अपने पहले मिनी क्विज सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स से जुड़ा है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, यह आनुवंशिक रोगों को पूरी तरह खत्म करता है। बी, यह आरएनए अनुक्रमण पर आधारित है। सी, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र जीनोमिक्स की शुरुआत करता है। डी, यह शास्त्रीय आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है सी, ये एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र जीनोमिक्स की शुरुआत करता है। जब 2003 में मानव जीनोम परियोजना पूरी हुई थी तो वैज्ञानिकों ने 3 अरब बेस पेयर्स का पता लगाया था। मतलब इसी से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और आनुवंशिक रोगों की सटीक पहचान संभव हो पाई है, राइट? जी बिल्कुल। और यहाँ परीक्षा की ट्रिक ये है कि जीनोम अनुक्रमण रोगों को गहराई से समझने में मदद करता है। यह अपने आप बीमारियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आणविक जीव विज्ञान का यह अगला सवाल बहुत ही व्यावहारिक है और दिखाता है कि प्रकृति कितनी बड़ी अर्थशास्त्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से ये व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? ए, यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। बी, थाइमिन अनुलेखन को रोकता है। सी, आरएनए को अधिक स्थिर बनाने के लिए। डी, थाइमिन विषैला होता है। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है ए, यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। कोशिका के अंदर आरएनए की प्रकृति बहुत ही अस्थायी होती है और इसका जीवन काल छोटा होता है। यानी शरीर इसके निर्माण में अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। एकदम सही। थाइमिन की तुलना में यूरेसिल बनाना सस्ता और सरल है, जबकि डीएनए को लंबी सूचना सुरक्षित रखनी होती है, इसलिए उसमें अधिक स्थिर थाइमिन मौजूद होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम जैव रसायन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो अक्सर थोड़ा जटिल लगता है। इसी एंजाइम का माइकलिस मेंटन स्थिरांक Km किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ए, वह तापमान जिस पर एंजाइम नष्ट हो जाता है। बी, अधिकतम वेग Vmax की दुगनी दर। सी, वह क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। डी, एंजाइम की कुल मात्रा। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है सी, वह क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। आसान भाषा में Km उस सबस्ट्रेट की सांद्रता है जब एंजाइम अपनी अधिकतम गति की ठीक 50% गति पर काम कर रहा होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर Km की वैल्यू कम है तो एंजाइम का सबस्ट्रेट के प्रति बहुत उच्च आकर्षण या हाई एफिनिटी है। बिल्कुल। कम Km का सीधा मतलब है कि एंजाइम बहुत जल्दी और आसानी से अपने लक्ष्य से जुड़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, जहां आकार से जुड़े सवाल अक्सर फंसाने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? ए, ई कॉली बैक्टीरिया। बी, मानव हैप्लॉइड सेल। सी, 5x174 बैक्टीरियोफेज। 5x174 फेज। डी, यीस्ट। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है सी, 5x174 बैक्टीरियोफेज, 5x174 फेज। यह विज्ञान के इतिहास का पहला जीव था जिसका पूरा डीएनए अनुक्रमित किया गया था। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसके नाम बैक्टीरियोफेज को लेकर होता है।
जो सुनने में बैक्टीरिया लगता है। हाँ, और यही परीक्षा बनाने वालों की पसंदीदा ट्रिक है। यह असल में एक वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसमें केवल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और इंसानों से बहुत छोटा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समसामयिक विज्ञान का यह अगला प्रश्न हाल ही की एक बहुत बड़ी चिकित्सा खोज से जुड़ा है। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचाने गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R टाओ की खोज किसके उपचार के लिए की जा रही थी? ए. कैंसर, बी. अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर्स डिजीज, सी. मधुमेह, डी. टीबी। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है बी, अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर्स डिजीज। शोध बताता है कि टाउ प्रोटीन का असामान्य जमाव मस्तिष्क की कोशिकाओं को भारी नुकसान पहुंचाता है, जो कि भूलने की बीमारी या अल्जाइमर का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल। मस्तिष्क में प्लैक्स और टैंगल्स बनने के कारण ये बीमारी होती है, और ये नई खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोमार्कर के रूप में काम करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक चिकित्सा से अब हम थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। रोग एवं औषधि से जुड़ा ये सवाल कई बार आ चुका है। पॉल एरलिच द्वारा खोजी गई कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? ए. पेनिसिलिन, बी. साल्वर्सन, सी. स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी. कुनैन। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है बी, साल्वर्सन। 1909 में पॉल अर्लिच ने साल्वर्सन या कंपाउंड 606 की खोज की थी, जो एक आर्सेनिक आधारित दवा थी। और यही सिफिलिस जैसे जीवाणु जनित रोग का पहला मैजिक बुलेट इलाज बनी। जी हाँ, विकल्प में दिया गया पेनिसिलिन अक्सर गुमराह करता है, लेकिन पेनिसिलिन की खोज इसके बहुत बाद 1928 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर विज्ञान का अगला प्रश्न पेट की एक बहुत ही आम समस्या के विज्ञान को स्पष्ट करता है। कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यम्यता हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक हुई? ए. लैक्टिक एसिड का पता चलना, बी. यह खोज कि हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, सी. पेट में बैक्टीरिया की खोज, डी. पित्तरस का महत्व। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है बी, यह खोज के हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। मतलब हिस्टामाइन ही वो ट्रिगर है जो पेट के रिसेप्टर से HCl बनवाता है। एकदम सही। और इसी खोज के आधार पर ज़ेंटेक और रैनिटिडीन जैसी दवाएं बनी। आजकल जो हम पैंटोप्रोजोल खाते हैं, वे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जो सीधे एसिड पंप को ही रोक देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के एक ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो पौधों की अलग अलग प्रणालियों को जोड़ता है। पौधे की जड़ में कौन सी संरचना गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी लेकिन जल अवशोषण पर प्रभाव नहीं डालेगी? ए. मूलरोम रूट हेयर्स, बी. वातरंध्र लेंटिसेल्स, सी. जाइलम, डी. एपिडर्मिस। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है बी, वातरंध्र या लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स मुख्य रूप से पौधों के तने और वायवीय भागों पर पाए जाते हैं और गैस विनिमय करते हैं। तो अगर ये बंद हो जाए तो गैस का लेन देन रुकेगा, लेकिन जड़ों के पानी पीने पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल। जड़ें जो जमीन के नीचे हैं, वे मूल रोम और परासरण के माध्यम से अपना पानी पीने का काम बिना किसी रुकावट के करती रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार फिर हम जैव रसायन की ओर मुड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे रसोई घर में रखे तेल और घी के विज्ञान को समझाता है। लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं? ए. उनका आणविक भार कम होता है, बी. सिस द्विक आबंध निकुंज किंग्स उत्पन्न करते हैं, सी. वे पानी में घुलनशील होते हैं, डी. उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है बी, सिस द्विक आबंध किंग्स उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त वसा में जो डबल बॉन्ड होते हैं, वे रासायनिक चेन में मोड़ या किंक ला देते हैं, जिसकी वजह से अणु एक दूसरे से कसकर चिपक नहीं पाते और वॉन डर वाल्स बल कमजोर हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए वे तेल की तरह द्रव रहते हैं, जबकि संतृप्त वसा जैसे घी और मक्खन अपनी सीधी चेन के कारण ठोस अवस्था में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का यह अगला प्रश्न हमारे हार्मोनल संतुलन और ब्लड शुगर कंट्रोल से सीधा जुड़ा हुआ है। अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करती है?
ए बीटा कोशिकाएं, बी डेल्टा कोशिकाएं, सी अल्फा कोशिकाएं, डी पीपी कोशिकाएं। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है सी अल्फा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती हैं जो लिवर में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ब्लड शुगर को बढ़ाता है। और यहीं पर बीटा कोशिकाओं का विकल्प फंसाने के लिए दिया गया है, क्योंकि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं जो शुगर को घटाता है। एकदम सही। परीक्षा के लिए ये ट्रिक हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्फा शुगर बढ़ाता है और बीटा शुगर घटाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा अंतिम क्विज प्रश्न रोग विज्ञान से है, जो मलेरिया की बुखार के पीछे का असली विज्ञान बताता है। प्लाज्मोडियम का कौन सा गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर, साइक्लिक फीवर वाला रोग बनाता है? ए मच्छर का बार बार काटना, बी यकृत का संक्रमण, सी आरबीसी संधारण और विषाक्त पदार्थ का मोचन, डी केवल मादा एनाफिलीज का संक्रमण। 3 सेकंड का पॉज। सही उत्तर है सी आरबीसी संधारण और विषाक्त पदार्थ का मोचन। प्लाज्मोडियम जब लाल रक्त कणिकाओं में गुणन करके उन्हें फाड़ देते हैं तो हीमोजॉइन नामक एक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है। और इसी जहरीले पदार्थ के खून में मिलने से हर 48 से 72 घंटे में ठंड लगकर तेज बुखार आता है। बिल्कुल। बुखार का ये पूरा चक्र आरबीसी के फटने के सटीक क्षण से ही निर्धारित होता है। क्विज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स और परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करते हैं। ये हिस्सा अंतिम समय की तैयारी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए रैपिड फायर शैली में कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। प्रोटीन पाचन की शुरुआत आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होती है। टाइफाइड बुखार की पुष्टि हमेशा सीरम आधारित विडाल टेस्ट से की जाती है। मूत्र को सांद्रित या गाढ़ा करने का काम किडनी में हेनले का लूप करता है। और थार रेगिस्तान का लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके साथ ही ये भी याद रखना होगा कि डीएनए पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो उसमें मौजूद फॉस्फेट समूह के कारण होता है। ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर एसएससी, जीडी और रेलवे एनटीपीसी को क्रैक करने की 3 सूत्रीय रणनीति की बात करें तो पहला नियम है कॉन्सेप्ट इज किंग, रटना पूरी तरह मना है। जी, आज के प्रश्नों से साफ है कि सवाल सीधे नहीं आ रहे। केएम वैल्यू हो या वसा का द्रव्य होना, आपको क्यों और कैसे वाले कॉन्सेप्ट समझने ही होंगे। दूसरी रणनीति है अपने विज्ञान के स्तर को बढ़ाना। बिल्कुल, सिर्फ सामान्य विज्ञान से अब काम नहीं चलेगा। बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के गहरे प्रश्नों के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी के चुनिंदा टॉपिक्स को कवर करना आवश्यक है। और तीसरी रणनीति है एलिमिनेशन मेथड। जब प्रश्नों की भाषा बहुत कठिन लगे तो विकल्पों को काटना सीखना सबसे कारगर हथियार साबित होता है। तो ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और मैं श्रोताओं को बता दूं कि आज की इस बेहतरीन सामग्री और विश्लेषण का पूरा श्रेय सिनेमैटिक डार्क मोड एकेडमी और टॉप ट्रेंडिंग जीके यूट्यूब चैनल को जाता है। उनका शोध वास्तव में शानदार है। इस पूरे सेशन को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर ऊर्जा बचाने के लिए आरएनए में यूरेसिल का उपयोग करके एक छोटा सा बदलाव करता है। जी, प्रकृति की ऊर्जा बचाने की ये रणनीति अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या प्रकृति की इस रणनीति को गहराई से समझकर भविष्य में हम ऐसी मशीनें या प्रणालियां डिजाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल जीवों की तरह संसाधनों का बिना किसी बर्बादी के, यानी शून्य बर्बादी के साथ उपयोग करें। बायोमिमिक्री का यह विचार सच में तकनीकी दुनिया की दिशा बदल सकता है। प्रकृति के पास हमारे हर तकनीकी सवाल का जवाब पहले से मौजूद है। गहराई से सीखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते रहिए।